अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ, मानसून के हवाले से जो तबाही है और बर्बादी है वो जारी है और पूरी कोशिशें हुकूमतों की कि आवाम को सेव किया जा सके, लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारत से एक नया पानी का रेला दाखिल हो रहा है पंजाब में और फिर वहाँ पर ऐलानात किए गए हैं कि लोग अपनी हिफाजत करें, अपने माल मवेशियों को और अपनी जानों को बचाने के लिए इक़दाम करें। रेस्क्यू भी हो रहा है और इसमें जो मसाइल हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, उस पर बात होगी, तफसील से बात होगी। लेकिन आज की एक बड़ी खबर जो आज की इंटरनेशनल स्टोरी है उसको ज़रूर हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे और वो है इसराइल, जो कि आलमी अमन के लिए मुसलसल एक ख़तरा बना हुआ है। इसराइल ने आज दोहा में एक फ़िज़ाई हमला किया और उस जगह को निशाना बनाया जहां पर हमास की सीनियर क़यादत मुबैना तौर पर मौजूद थी और वहां पर अमरीकी तजावीज़ के मुताबिक अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। यानी ये जो बैठक थी इसमें अमरीका बराबर का शरीक था, अमरीका की तजवीज़ पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे और दोहा में इससे पहले भी दोहा ये किरदार अदा करता रहा है, अफ़गान तालिबान के हवाले से ये किरदार अदा करता रहा है, तो वही किरदार वो अदा कर रहा था अमन के लिए, जहाँ पर इसराइल ने जारहाना हरकत की और वहाँ पे बमबारी की, बिला इश्तियाल बमबारी की और जो अमन अमल है उसको निशाना बनाया। अब तक इसराइल मशरिक़ वुस्ता के कम से कम 8 ममालिक पर हमले कर चुका है। खुद फ़लस्तीन पर उसने हमला किया जो कि एक रियासत का दर्जा रखती है, उसके अलावा शाम पर उसने हमला किया, उसने लबनान पे हमला किया, उसने ईरान पे हमला किया, उसने यमन पे हमला किया और अब वो हमला आवर हो गया है कतर के ऊपर। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ये भी कहा इसराइल की जानिब से कि इस हमले से पहले उन्होंने अमेरिका को बता दिया था। अब अमेरिका की अहमियत यहाँ पर क्या है कि अमेरिकी सेंटकॉम, जो इस पूरे खित्ते में सेंटकॉम का सदर दफ्तर है, वो दोहा में है। यानी मशरिक़ वुस्ता में जो अमेरिकी ऑपरेशन जितना भी है उसकी जो सदर दफ्तर है वो दोहा के अंदर है। सबसे बड़ा फ़िज़ाई अड्डा दोहा के अंदर है। तो अमेरिका दोहा की या कतर की हिफाजत का उतना ही जिम्मेदार है जितना वो इसराइल का दम भरता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है कि ये हमले अमेरिका की मर्जी से हुए हैं तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। अमेरिका ने इस मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है। पाकिस्तान समेत ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने इन हमलों की मजम्मत की है, जबकि अमेरिका खामोश है और कतर ने कहा है कि वो ऐसे जारहाना हमलों को कबूल नहीं करेगा। याद रखिए कि कतर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला मुल्क है, एक अमीर मुल्क है और उसके पास फ़ौजी साजो सामान भी मौजूद है। अगर वो कोई रिटेलिएशन करता है और उसके जवाब में ये जंग खुदा न खास्ता बढ़ती है तो फिर इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। ये बहुत ही अहम बात है कि इसराइल ने एक ऐसी हरकत की है जो दुनिया के अमन में को आग लगाने के मुतरादिफ है। तो देखें आगे ये स्टोरी किस तरह से डेवलप होती है। एक और अहम स्टोरी और वो ये कि नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई गई और यहाँ भी हमने वही देखा जो इससे पहले हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा और अब नेपाल में देख रहे हैं कि नौजवान बाहर निकले और उन्होंने अपनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। पार्लियामेंट को आग लगा दी, वुज़रा के घरों को आग लगा दी, वुज़रा को भागने पर मजबूर कर दिया और पूरा निज़ाम मुमलिकत तहस नहस करके हुकूमत तब्दील कर दी। तो ये एक नई लहर है अरब स्प्रिंग के बाद जो हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो जारहाना अंदाज में बाहर निकल रहे हैं और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में हुआ। इसका मतलब यह है कि नई नस्ल, इसको इस इनकलाब को जेनजी का नाम दिया जा रहा है। जेनजी जो जनरेशन है उसके इनकलाब का नाम दिया जा रहा है जो इस खित्ते में अब हमें नज़र आ रही हैं। तो इन दोनों स्टोरीज़ पर हमारी नज़र है, आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पंजाब में हुई है, सिंध में, बलूचिस्तान में भी अमवात हुई हैं और कराची में बारिशें इस वक्त हो रही हैं। तो पूरा मुल्क मानसून और सैलाब की लपेट में है और इसमें जो एक बड़ा मसला सामने आ रहा है वो ये कि खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, अजनास की किल्लत हो रही है और अब हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि वो गंदम जो है वो ख़रीदेगी और ख़रीदेगी भी और जिन लोगों ने होर्डिंग की हुई है उनसे भी अब वो निपटने की कोशिश करेगी। तो ये किस तरह से कारगर होगा इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों की तरफ आता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता इसको। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ साथ मौजूद हैं और इरफान काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान काठिया साहब DG PDMA पंजाब हैं
बहुत शुक्रिया इरफान काटिया साहब। अली गौहर बलोच साहब आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून से, और न्याजुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान काटिया साहब आप फरमाइए इस वक्त सिचुएशन है क्या? इससे पहले कि हम दीगर मसाइल की तरफ आएँ, आप हमें एक्चुअल सिचुएशन बताएं कि इस वक्त सैलाब की सिचुएशन क्या है और कौन से इलाके इस वक्त ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त आपके इल्म में है कि 26 अगस्त से हमारे पंजाब की तारीख का ये सबसे बड़ा सैलाब उसका पंजाब को सामना है, जिसमें बैक वक्त तीनों जो मेन हमारे रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स, ये सुपर फ्लड की सिचुएशन में हैं। और आपके इल्म में ही है कि किस तरीके से चनाब से 10.5 लाख का रेला वो गुजरा, और अब इस वक्त वो मुल्तान में पहला रेला हमारा पहुंच चुका हुआ है। और फिर 3 से 4 दिन के वक्फे से निस्बतन कम इंटेंसिटी का 6.25 लाख का एक दूसरा रेला जो हेड त्रिमू इस वक्त दोबारा गुजर रहा है। तो ये पंजाब में एक बड़ा चैलेंज रहा। हमें मल्टीपल ब्रीचिंग सेक्शंस को ऑपरेट करना पड़ा, रिलीफ कट्स दिए, और जिसके बाद इस वक्त अब वस्ती पंजाब और पंजाब के तकरीबन 28 अजला में मैसिव इनंडेशन है। अब मुल्तान पिछले 24 घंटे बल्कि 48 घंटे से बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। उसमें हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज के ऊपर हमें मुश्किल फैसलों तक हमने वो सारी चीजें बर वक्त कर ली। इस वक्त भी वहां पे शदीद दबाव है पानी का। मैसिव इनंडेशन है जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला इस वजह से भी वहां पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई कि वहां ना सिर्फ रावी और चनाब का पानी मिलके उसको एक तरफ से मुतासर कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ से उसको सतलुज जो है वो भी उसको इफेक्ट कर रहा है। तो हमें बेट के इलाके से हमने मैसिव इवैक्यूएशंस पिछले 48 घंटे में की। स्टिल द इवैक्यूएशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सिमिलरली रावी पे किस तरीके से इस साल हमने 1988 के बाद बहुत बड़ा सैलाब देखा, और इस वक्त भी हेड सदनाई के मुकाम पे शदीद दबाव है, और चनाब के पानी के साथ जो कुंड सरगाना के मुकाम पे पानी ने मिलना है अहमदपुर सियाल में रावी ने, वहां पे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन रही। इरफान काटिया साहब ये क्या हुआ कि जलालपुर का आपने जैसे भी नाम लिया, अब इतने बड़े बड़े इलाके और शहर डूब रहे हैं, तो क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा वो हम डेवलप नहीं कर पाए? ठीक है, पानी तो बहुत ज्यादा आया है, मसला क्या हुआ है कि ये बड़े बड़े शहर डूब रहे हैं? जी, जलालपुर पीरवाला सिटी को एज सच कोई इशू नहीं है। ये जितने भी मैंने आपको देहात बताए, जिसमें खान बेला है, शीनी जुनूबी, शीनी शुमाली, और इसी तरह मुतद्दिद देहात जो हैं, ये सारा वो फ्लड प्लेन है जो मैं भी और पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और आप मीडिया भी हम इस चीज पे चीखते रहे, और हम आवाम से ये गुजारिश करते रहे कि फ्लड को जो दरिया के 2 बांध हैं वो उनके दरमियान में जो आबादियां हैं आपको इनखला करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान जलालपुर पीरवाला में उस तरीके से इनखला ना हो सका। ठीक है, अच्छा मुझे ये समझाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये फ्लड प्लेन पर आबादियां हैं और खेत वगैरह हैं, तो जो हमारी अब ज़रात को नुकसान हुआ है, जो 60% हमारी जो है वो चावल की फसल और गन्ने की फसल और ये सब तबाह हुई हैं, तो ये दरअसल समंदर के या दरिया के पेट के अंदर ये काश्त होती है जो तबाह हुई है, और इसका जीडीपी में हमारा इतना बड़ा हिस्सा है कि उससे हमारे जीडीपी तक मुतासिर हो रहा है। जी, ये सारी जो इस वक्त तक अगर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर सकूं, तो जो सैटेलाइट इमेजरी और हमारे इनिशियल सोर्सेज हैं, उनसे अभी तक पूरे पंजाब में इस सुपर फ्लड के पेश नजर 19,34,000 एकड़ वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रेशो राइस की है। और राइस की जब मैं बात करता हूं तो आप केलम में है कि ये नारोवाल, सियालकोट, इनमें मैसिव इनंडेशन नालों ने की, और तारीख के बड़ी बड़ी पीक्स तमाम नालों ने और दरियाओं ने अटेन की। तो उसके बाद ये सारी इनंडेशंस हुई। लेकिन फ्लड प्लेन जो है हमारा, ये भी सारा मालकी रकबे हैं, और वहां पे जो लोग हैं उन्होंने इसको, जैसे अब 40 साल बाद 38 साल बाद रावी में पानी आया, तो रावी का जो पेट है वो तो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, और उसमें फसलें लगी हुई हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली अब इस सैलाब के पेश नजर सारा फ्लड प्लेन इनंडेट है, और वहां पे फसलें बदकिस्मती से वो बच नहीं सकी। चैलेंज क्या है इरफान साहब, जरा जल्दी से मुझे बताइए कि चैलेंज क्या है? जी, क्विकली अगर मैं बताऊं तो अगले 48 घंटे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़
रहीम यार खान और राजनपुर के लिए क्रिटिकल हैं। यहाँ पे पानी का बहाव बढ़ेगा। इस वक्त भी पंजनद के मुकाम पर पानी बतदरीज बढ़ रहा है और आगे गुड्डू के मुकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा है। मैं आपके तवज्जुह से अवाम से और इन अजला के उन लोगों से जो फ्लड प्लेन में रिहाइश पजीर हैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि ये अगले 48 घंटे मोस्ट क्रिटिकल हैं। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल पे लब्बैक कहें और इस वक्त हमें आपकी जो कीमती जान है उसको बचाने का मौका दें। ये जिद का वक्त नहीं है। इस वक्त जब आप नहीं निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता जानी नुकसान का खर्चा है और हमें इन्फोर्स्ड इवैक्यूएशन बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये अदारे नहीं करना चाह रहे और हम जितना मुमकिन है रेस्ट्रेंट इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन आप बराए करम इन चारों अजला के जिसमें मुल्तान का बेट का इलाका, जिसमें सीतपुर और ये अलीपुर का जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका और आगे इसी तरह कोट मिठन और राजनपुर और रहीम यार खान में लियाकतपुर खानपुर, आप आज रात हर सूरत ये अगर कोई सुन रहे हैं तो आप फ्लड प्लेन को खाली करें और अगले 48 से 72 घंटे पानी बिल्कुल बेरहम तरीके से पानी इनंडेट करेगा। ये तो आपने पूरा जुनूबी पंजाब भी गिनवा दिया। ये तमाम अजला इसके सारे वल्नरेबल हैं और ख़ास तौर पे इनका जो मुज़ाफ़ाती इलाका है शहरों का, वो ख़ास तौर पे तो बिल्कुल अपील पर आप तवज्जो दें आवाम और जो चाहती है इंतज़ामिया और हुकूमत उसका साथ दीजिए। अली गौहर बलोच साहब, ये ऐसा मौका है गालिबन 2005 के ज़लज़ले के बाद और जो सैलाब आए वो भी थे, मगर ये बहुत बड़ी नौइयत का सैलाब है। बहुत बड़ी आबादी इसमें मुतासिर हुई है, कोई 4 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें जो मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक हमें हुकूमत के साथ साथ कम्युनिटी का लाइजन वो नज़र नहीं आ रहा जो ऐसी सूरतों में नज़र आता है। कोई टेलीथॉन हो रहे होते हैं, कोई रिलीफ वर्क में आवाम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो अभी तक आपने इस चैनल को एक्टिवेट क्यों नहीं किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है उसका तकरीबन 60 किलोमीटर का जो एरिया है साथ दरिया के, वो दरिया के बिल्कुल साथ है और हम इस सारे रावी के दरिया के ऊपर ये तकरीबन तांदिया वाला, जड़ा वाला तहसील के कुछ चकूक और ज्यादातर तांदिया वाला, उसके साथ आगे फिर कमालिया शुरू हो जाता है। हम उस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं। जब रावी के अंदर से रेला गुजरा है, अभी पानी खड़ा है लेकिन जो फ्लड का रेला था वो गुजर गया। रावी के किनारे जो चकूक हैं वो हैं जो कि ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, वो दरिया के पेट में काश्त हैं। जिस तरह से अभी चेयरमैन बता रहे थे कि वो रकबा है जो लोगों का मलकियत रकबा है, जिसमें कि वो अपनी फसल काश्त करते हैं। जब दायरे दरिया नहीं बह रहा होता या कम बह रहा होता है तो जितनी जगह खाली होती है उस पर वो कल्टीवेशन करते हैं। इसी तरह से वहां पर हमने जो जिन आबादियों को खदशा था मुतासर हो सकती हैं, वहां से हमने उन लोगों को रेस्क्यू भी किया, उनको रिक्वेस्ट भी की और उन महफूज मुकामात पर पहुंचाया। इसी तरह से जो अभी वो बता रहे थे कि आपको जिसमें मुल्तान का, मुजफ्फरगढ़ का और वो एरिया है, वहां पर बिल्कुल इंतजामिया मुसलसल ग्रास रूट लेवल पे राब्ते में बहुत सारे लोगों को वहां से जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप महफूज मुकामात पर आ जाएंगे। कमी महसूस हो रही है? अब यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन आप लोगों ने बर वक्त नहीं कराए, बल्दियाती हुकूमतों को फाल नहीं किया, तो वो आवाम के साथ जो राब्ता था, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का तो राब्ता एक अलग होता है, लेकिन आप सियासी आदमी हैं, आपको पता है कि सियासी लोगों का जो राब्ता होता है वो कितना फायदेमंद होता है। तो जरूरत महसूस हो रही है कि बर वक्त ये इलेक्शन करा लेने चाहिए थे? जी मसूद रजा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, लोकल बॉडीज के इदारे, आपको अगर याद हो तो वो PMLN ने अपने साबका दौर में इलेक्शन करवाए, जिनका भी जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उनका 4 साल का टेन्योर पड़ा था। PTI की गवर्नमेंट जो कि बड़ी जमहूरियत का राग अलापती है, इन्होंने वो बल्दियाती इदारे पंजाब के तोड़ दिए, डिसॉल्व कर दिए और अपना पूरा टेन्योर उनका इलेक्शन नहीं करवाए। हमने आते साथ उस पर लेजिस्लेशन मुकम्मल कर ली है और बल्दियाती इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली थी कि जिस पर ये जो है फ्लड आए हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की वजह से बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, तो इस फ्लड वाले जो ये सिलसिला जारी है, इसके फौरन बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अनाउंस करेगी। ठीक है, और बिल्कुल ये एक अच्छा सोर्स है। ग्रास रूट लेवल पर जब गली मोहल्ले से काउंसलर मुंतखब होता है, बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं,
तो वो अवाम के ज्यादा करीब होते हैं और यकीनी तौर पर वो अवाम के मसाइल भी हल करते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए पाकिस्तान में जहां बाइख्तियार बल्दियाती इदारे जो हैं वो हम देख सकें। लेकिन मैं एक और चीज जरूर ऐड करूंगा आखिर में कि देखें, हमारे हर जिला के अंदर, हर तहसील के अंदर जहां पर फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं जितने भी, वहां पर रिलीफ कैंप जो है वो महफूज मकामात पर बना दिए गए हैं। 2 किस्म के कैंप बनाए, एक रिलीफ कैंप है, एक रेस्क्यू सेंटर्स है, ठीक है, जहां से उनका, और रेस्क्यू सेंटर्स में हेल्थ की सहूलियात, पनागाहें लोगों के ठहराने का बंदोबस्त, और अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से ये सैलाब गुजरे तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन होगी। बहुत बड़ा चैलेंज है, 3 दरिया हैं और वो पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारी हुकूमत और हमारी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, और खास तौर पर मैं उन लोगों को और उस इंतजामी मशीनरी को जरूर खराजे तहसीन पेश करूंगा जो दिन रात काम कर रही है इस मुश्किल हालात में, अपने महाज के ऊपर खड़े होकर वो दिन रात मेहनत। बेशक नियाज़ी साहब, हुकूमत पंजाब ने किया है कि गंदम की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा जाएगा। चीनी का जो मामला हुआ उसमें आपने देखा कि चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट करने की बात हो रही है बड़ी मुश्किलों से। अब कोई अच्छी बिट इनको मिली है तो ये कुछ इंपोर्ट करने जा भी नहीं, लेकिन चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ पकड़े नहीं गए। तो इस दफ़ा जो ये इक़दाम या ऐलान किया गया है, आपको कितनी तवक्को है कि कोई ग़िज़ाई बहरान नहीं आएगा हुकूमती इक़दामात की नतीजे में? हमें मसूद रज़ा साहब, इनसे कोई तवक्को नहीं है। मुझे वैसे इस बात पे दुख होता है कि अब हम पंजाब की बात कर रहे हैं या सिंध की बात करते हैं या KPK की, हमारी अपनी आवाम है, लेकिन हमारे भाइयों को जब भी टाइम मिलता है तो कभी तो यानी 2 साल की हुकूमत भी PTI ने की, नहीं तो उसमें भी ये बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ कि 35 साल से आपकी हुकूमत है दोनों सूबों में, और सिंध में आप एक गुज्जर नाले का पानी तक जो 2 घंटे की बारिश नहीं रोक सकते। भाई आप कहाँ हैं? लैंड माफिया आपके पास है, टिम्बर माफिया आपके पास है, आप लोगों को इंक्रोचमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं बजाय उनको रोकने के। आपके सारे अदारे उनके साथ मिले हुए हैं। आपने पूरा पंजाब जो अभी है, आपको मानसून थ्रेट आया था मई में, आपने जापान का दौरा कर लिया, लेकिन आपको मई में आ गया था मानसून अलर्ट आ गया था। आपका पूरा शकरगढ़, आपका नारोवाल, आपका सियालकोट पिछले साल 400 अरब का चावल एक्सपोर्ट हुआ है। और अभी जहां जो फूड क्राइसिस होगा ना पंजाब पूरे में, पूरा पंजाब आप देखें जलालपुर तक, मुल्तान तक, पूरा पंजाब 3 दरियाओं में तहस नहस हो गया है। तो ये बैठ के अभी PTI के गिले करते हो। भाई पंजाब के लोग, सिंध के लोग हमारे लोग हैं। आपकी क्या पॉलिसी थी? आपने क्या किया कि मानसून अलर्ट था तो आपने उसके लिए क्या इंतजामात किए? कुछ भी नहीं किया। और गंदम स्कैंडल और चीनी स्कैंडल के लिए 2 दिन पहले खान साहब से जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि पिछला PDM के दौर में गंदम स्कैंडल हुआ, और आपके प्रोग्राम में आपने उनसे पूछा भाई कि चीनी का स्कैंडल जो है, जो आपने किया है अभी, आप फिर चीनी बाहर से इंपोर्ट करेंगे। आप देखें किसान कहाँ खड़ा है, गरीब आवाम कहाँ खड़ी है। ये रेस्क्यू करना या इसको करना, आपने रिहेबिलिटेशन करना, ये आपका फर्ज है। आपको अभी यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले अपील करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि एक तो पानी लोगों को बहा ले गया, लोगों की जानें चली गई, और आप कहीं रिजर्व पानी को कहीं जमा 35 साल में आप कुछ बनाया? लाहौर का 1.5 करोड़ की आबादी है मसूद साहब, नीचे पानी जो है वासा वाले कहते पानी नहीं मिलता। क्या रावी के किनारे झील नहीं बन सकती थी? आपने जो 2 साल की तो आप गिले निकाल लेते। आपने क्या क्या पॉलिसी दी है? आपका एक 2 मिनिस्टर खेलदास कहता है जी ये आप भी दहशतगर्दी है, एहसन इकबाल कहता है जी आप भी दहशतगर्दी है, ख्वाजा आसिफ और वो जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की वो कहती है और नहीं जी ये तो पानी ज्यादा आया है तो बारिश का पानी ज्यादा आ गया। भाई आप कह क्या रहे हैं? आपकी तो आपस में पॉलिसीज नहीं मिलती। तो आप कहते हैं जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ठोस लोगों को काम चाहिए। आप जाएं जलालपुर पीरवाला में, कल आपके मीडिया के लोग गए, वहां कहते हैं लोगों के पास फूड तक नहीं है। तो आप हम भी जाते हैं तो हमारे ऊपर ये भी क्राइसिस में हमने टीमें बनाई हैं, उन पे भी आप पर्चे करना, टेंट उखेड़ने शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो बैठ के 2 साल की पॉलिसी शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि आप डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को, आवाम को हमें दुख है क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान से वोट लिया है। हम भी जा रहे हैं और आपको करना पड़ेगा। आपकी पॉलिसीज की वजह से
आज जो न्याजी साहब, enforcement है दरियाओं पे, न्याजी साहब, मशरूम सोसाइटीज है, यहाँ ये एक मुश्किल वक्त है, इस वक्त को गुजारते हैं और फिर जाहिर सी बात है आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं अभी और आकर जो पॉलिटिकल मामला हैं उन पर बात करता हूँ, लेकिन जनाब इरफान साहब ये बताइएगा कि मैं सिर्फ इतना मसूद साहब इतना कहूँगा कि कल खान साहब ने परसों जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब की इस दुख की घड़ी में हम सारे लोग साथ खड़े हैं और हमारी टीमें काम कर रही हैं। क्यों की बात करूं, मैं तो इस पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो इनको रोका करें, ये पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं इस पे। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। चाहे सैलाब हो, आंधी हो, तूफान हो, दहशतगर्दी का मामला हो, मईशत का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये जो मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन है ये एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की तनकीद को छोड़ते ही नहीं है, कोई मौका ज़ाया नहीं करते कि खुदा न खासा कोई मौका ज़ाया हो गया तो पता नहीं कौन सा फ़र्ज छूट जाएगा। अब वो एक सहाफ़ी वाला मामला पेश आया, उसके ऊपर अता तारड़ साहब ने जो है वो एक ट्वीट भी कर दी और अब उस पर भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये प्लांटेड वाक़यात है। आडियाला जेल के बाहर जब अलीमा खान वहाँ पर गुफ्तगू कर रही थी और कुछ सहाफ़ियों ने सवाल किया, उससे एक दिन पहले उनको अंडा मारा गया था। या अब आप मामला ले लीजिए कि अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन सजेस्ट कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, वो शहादतें दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन जो है वो सजेस्ट कर रही हैं कि वहाँ पर, और एक नेशनल एक्शन प्लान है जो चल भी रहा है, मगर उसकी राह में PTI जो है वो तैयार नहीं है कि वहाँ पर कोई ऑपरेशन हो। इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम भेज दिया है कि आप जो हैं वो अलिया बिन गंडापुर साहब किसी तरह से इजाज़त ना दें ऑपरेशन करने की। अलीमा खान साहिबा ने ये सुनाया भी बाहर आकर और गंडापुर साहब को ये कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप जाएं अफगानिस्तान और मुज़ाकरात करिए। जी जनाब अली गौहर बलोच साहब, बेहतर तो यही होता है कोई भी ऑपरेशन हो उसको सियासी हिमायत हासिल हो, पॉलिटिकल विल उसके साथ होनी चाहिए। सूबे की पॉलिटिकल विल हासिल नहीं हो पा रही है, फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए ऑपरेशन तो ज़रूर होगा, तो इस तरह से ऑपरेशन कामयाब नहीं होते। तो यहाँ पर क्या कर रही है मरकज़ी हुकूमत के सूबे को साथ लेकर चले और खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उनमें जो आवाम की परेशानियां हैं या जो कंसर्न है इनकी हुकूमत के, उनको दूर किया जाए? देखिए हसन साहब, मैं आपको मसूद भाई, ये मसूद भाई, देखिए मसूद रजा, मैं ये आपको गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो जो अभी न्याजी साहब बात कर रहे थे, इनको ये भूल गया है इस वक्त सैकड़ों में नहीं हजारों रेस्क्यू बोट्स पंजाब के अंदर सैलाब में काम कर रही हैं, लाखों के हिसाब से रेस्क्यू वर्कर काम कर रहे हैं। आपकी KPK के ये हालात है कि टिम्बर माफिया का पोल खुल गया कि जितनी अरबों रुपए की चोरी की लकड़ी थी वो सारी दरियाओं में बहकर आई, पूरा खानदान बेचारा सिसक के मदद पुकारता रहा और आपने ऐसे बंदे 1122 में भर्ती किए हुए थे जिनको ना तैरना था, बोट चलनी आती थी, और आपने उस काम के लिए भर्ती किए हुए थे जिनको वाटर फोबिया भी था। आप कहते 35 साल की हुकूमत, वो 35 साल भी मुझे गिनवा दीजिएगा, 15 साल तो आपकी गवर्नमेंट को होने वाले हैं लूटते हुए KPK को। कोई मौका आपने नहीं छोड़ा। पूरे KPK के अंदर आपने करना क्या, एक फॉरेंसिक लैब नहीं आज तक आप बना सके, आप सेफ सिटी को डिक्लेयर नहीं कर सके, आप दहशतगर्दी की तरफ आ जाते हैं। जो बानी PTI ने बयान दिया है उसने बिल्कुल अपनी जात की अक्कासी की है, जिसकी तर्जमानी आकर अलीमा बाजी साहिबा कर रही थी। ये वही इमरान न्याजी है जिसने जनरल फैज के साथ मिलकर दहशतगर्दों को रिहा किया था, KPK में आबाद किया था और दोबारा दहशतगर्दी की बुनियाद रखकर गया था अपनी दौरे हुकूमत में। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात की और दहशतगर्दी की अदालतों से इनको सजाएं भी हो चुकी हैं। ये वही दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की KPK की अवाम का जीना इन्होंने मुहाल किया हुआ है। कौन सा ऐसा KPK का शहर है जहां पर दहशतगर्द हमले नहीं कर रहे? ये मजीद लोगों को वहां पर मरवाना और शहीद करवाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जो हमारे मेजर अदनान शहीद हुए हैं, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं आपके प्रोग्राम की वसातत से। जिस बहादुरी के साथ वो लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश की है,
हत्ता कि कोई दिन ऐसा बताएं जब हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग जो है दर्जनों के हिसाब से शहीद नहीं हो रहे इस जंग में, जब हमारे सिविल सोसाइटी के लोग वो तो है, वो तो ठीक है सर, मगर ऑपरेशन अगर वक्त की जरूरत है और फौरी तौर पर है तो नियाजी साहब इसके लिए तो पॉलिटिकल विल का होना जरूरी है। नहीं, मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा, मैं एक चीज मसूद रजा जरूर ऐड करूंगा। कर दीजिए। देखिए मैं ये कहता हूं कि ये अपनी मर्जी से, मतलब है कि ये गवर्नमेंट की बात करें, आप केपीके की आवाम की बात ना करें, वो तो आप ये जिमनी इलेक्शन में भी सीटें हार जाते हैं केपीके के अंदर भी। मैं ये कहता हूं कि अगर इन्होंने किसी किस्म के एडवेंचर की कोशिश की और जब पाकिस्तान की हुकूमत रियासत ने ऑपरेशन का फैसला कर लिया तो मैं आपको बता सकता हूं पाकिस्तान, ये तो वही लोग हैं ना जो कहते हैं खान है तो पाकिस्तान, हम कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो बात यह है कि जो पाकिस्तान के आगे रखना अटकाएगा वो टिकेगा नहीं पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला। हम इनके दहशतगर्दी के अज़ाइम को पनपने नहीं देंगे। ये बड़ा अच्छा नारा है सबसे पहले पाकिस्तान वाला। हमें इन लोगों को अल्लाह के फजलो करम के साथ पाकिस्तान की रियासत को तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है, इन रोडों को हटाना भी आता है रास्ते से। बेशक बेशक बेशक। और सबसे पहले पाकिस्तान, ये नारा जो है वो मुशर्रफ साहब ने लगाया था, तो आज अली गौहर बलोच साहब भी लगा रहे। सर पाकिस्तानी का ये नारा होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। जी नियाजी साहब फरमाइएगा, ये कह रहे हैं कि जी फैसला कर लिया है तो कर लिया, फिर कोई राह में आएगा तो फिर देख लेंगे। जी अच्छा मसूद रजा साहब, एक तो अली गौहर साहब बहुत जज्बाती हो जाते हैं, बात उन्होंने छेड़ी थी। मैं एक बात आपको बता दूं कि अली गौहर साहब को ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ताला उसको जजा दे कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किसी के अंडर नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है आईनी, वो किसी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के ताबे नहीं होती, उसने इलेक्शन कराने होते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आज लोकल बॉडीज़ होती तो वो भी अपना काम कर रही होती। इन्होंने कहा जी पीटीआई के दौर में अच्छा इलेक्शन नहीं हुए। भाई आपने इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का जज ऑर्डर करता है तो आप उसके इलेक्शन, इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं हुए, बल्दियाती अदारे इस्लामाबाद में भी काम नहीं कर रहे। अब न भाई मैं इसी वजह से कह रहा हूँ किसकी हुकूमतें थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमने तो कभी नहीं कहा था इलेक्शन कमीशन को कि जी आप ये कराएं। तो ये चीज़ें हमारे सर पे न डालें। लोकल गवर्नमेंट को नीचे ये फंड ही नहीं देना चाहते, ये अपनी जेबों में रखना चाहते हैं। अब बात है इमरान खान ने कौन सी बुरी बात कर दी है। मुझे भी अली गौहर साहब आपसे ज़्यादा, जो आज मेजर अदनान शहीद हुए, मुझे भी उसके वो एक नहीं कितने लोग आर्मी के जवान और अफीसर शहीद हो रहे हैं, हमें भी दुख है। कितने लोग बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं। अगर इस पे बात कर लेना कि जी वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के लोग हैं, फिर लोग इमरान खान कहते हैं कि यही अपने लोग फिर दुश्मन हो जाते हैं। खाम मखा बाहर के दुश्मन के साथ लड़ाई तो आसान है, लेकिन अपने लोगों को तो उनको एतमाद में लेके आपने ठीक बात की है कि एक पॉलिटिकल विजडम के साथ चीज़ें आगे जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान 3 साल में कोई एक टेररिज्म वाक़या नहीं हुआ, कोई एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो देखें अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके साथ 2200 किलोमीटर है। मामलात अगर बैठ के अमन से, वो कभी ये भी कहते हैं कि ये अगर फौज का बंदा शहीद होता तो हमारी फौज है ना, हमें दुख। मगर न्याय साहब आप तो अमन की बात कर रहे हैं, आप तो अमन की बात कह रहे हैं, आप अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मुखालिफ यानी इस वक्त नून लीग के जो साथी हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो नहीं मानते कि आप अमन पसंद जमात हैं। वो तो कहते हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान और टोला फितना और फसाद चाहते हैं, सियासत नहीं चाहते। तो ये नैरेटिव है जो आपके खिलाफ बिल्ड हो रहा है। सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ मसूद साहब, टाइम थोड़ा होगा। याद है कि आपने अभी वो मीडिया वाली बात की ना, ये तो कोई मौका नहीं खता कर रहा है ना कि अभी मैं कहता हूँ कि अगर शर पसंद या फितना कहना तो पूरे पाकिस्तान ने जिन लोगों ने, ये अभी फिर 2018 की बात पे चले जाएंगे, जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद किए वो सारे शर पसंद और फितना लोग हैं, जिनने फार्म 45 पे पूरे आप जहां बैठे हैं वहां भी हम 20 सीटें जीते हैं। पंजाब में हम कितना जीते, सिंध में हम कितना जीते, इस्लामाबाद में किस तरह हमने 3 सीटें। यार ये कहना बहुत गलत है। दूसरी बात ये है कि हमें जो इंडिया जैसा हमारा दुश्मन है जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, बलूचिस्तान के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। अब देखो ना बलूचिस्तान में जो है हुकूमत की रिट खत्म होती जा रही है। तो ये हमें सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता हमने इन चीजों को जोड़ के रखना है। हमारी स्टेट है पाकिस्तान, इसने कहा ना, मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहना चाहिए, पाकिस्तान हमारा है।
इसका एक एक कोना, एक एक इंच हमारा है। ये बैठ के पॉलिटिकल बातें कर लेना कि जी हम भाई आपके पास हुकूमत है ना, आप मगर न्याजी साहब दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है ना, वहां से जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो जबान है वो भी रुके, वो भी वहां पे तड़ियां लगाते हैं खड़े होकर कि मेरा सूबा है, मैं देख लूंगा, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, बारिश हो गई तो क्या हुआ, सैलाब आ गया तो क्या हुआ, पैसे ही मेरे पास। तो इस तरह की बातें तो नहीं होती ना जब अगर आप मुफाहमत चाहते हैं, मिलके चलना चाहते हैं, ना तो यहाँ से कोई संजीदगी नजर आती है ना वहां से नजर। देखिए राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनाता हूँ आपको, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। इमरान खान साहब और उनके साथ जो एक कल्ट है, जो चंद लोग उसी सोच के मालिक हैं, वो सियासत करना ही नहीं चाहते। वो इस मुल्क में जो है वो फितना चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं। यार बल्कि न्याजी साहब आपके पास आने से पहले जरा अली गौहर बलोच साहब से पूछ लूं। अली गौहर बलोच साहब, यानी केपी में उनकी 15 साल से हुकूमत है, जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ वो शदीद मुतनाज़ा है, आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि वो हार चुके थे और आपको जिताया गया है। ये तो आपकी पार्टी के अंदर से ही कहा गया ना, लोगों ने कहा। तो ऐसी सूरत हाल में आप कहते हैं जी वो सियासत करना नहीं जानते। भाई सियासत करना नहीं जानते तो वो 2 साल से तो अंदर बंद पड़े में, हर रोज उनका जिक्र आपकी जमात कर रही होती है खड़े होकर कहीं ना कहीं। तो सियासत कर रहे हैं तो मौजूद है ना, या बस जो आप चाहेंगे वो सियासत होगी? मसूद रजा साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो बात यह है कि मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें किस आइन और कानून में लिखा है कि आप दहशतगर्दों को इजाजत दे के वो किसी सूबे या मुल्क में हुकूमत बनाए। जहां जहां से पीटीआई जीती है वहां पर उसका मैंडेट तस्लीम किया गया और वहां पर इनकी हुकूमत भी है। लेकिन इसके जहां से ये हार जाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई। इसका मतलब ये है कि इनके बकौल तो ये है कि जहां से ये जीत जाएं वहां पर धांधली नहीं हुई, जहां से ये हार गए हैं तो वो वहां पर धांधली हो। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप कहते हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर था, अब आप ये कह रहे हैं। ये तो इनका है। देखिए 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी तो बाद में हुआ है। पहले ये 2018 के इलेक्शन में जिसमें आरटीएस सिस्टम के जरिए आए थे, जिसमें कहते थे कि हमारे इजलास में तो लोगों को भेजा जाता है। 2013 भी देख लें, 2008 भी देख लें, 2002 भी देख लें, 13 को बिल्कुल देखें। 13 के इलेक्शन पे मैं आपको याद करवा देता हूँ। 13 के इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बना था जिसने फैसला दिया था कि कोई नदम धांधली नहीं हुई और नवाज शरीफ साहब भारी मैंडेट के साथ मुंतखब होकर आए थे। बात यह है कि ये खुद साहब की किताब भी पढ़ लीजिए ना सर, वो भी कुछ कह रहे हैं। खुद मेरी गुजारिश सुन लेना, इतनी फ्री एंड फेयर नहीं थे। खुद जनरल पाशा की पैदावार, खुद जनरल जहीरुल इस्लाम की पैदावार। मैं समझता हूं कि असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि आज पाकिस्तान की रियासत को सोचना पड़ेगा कि उसने अगर दहशतगर्दी से पाकिस्तान को साफ करना है तो खुदारा पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हुकूमत ना दे। आज आप तालिबान को रजिस्टर कर लें, उनको भी इलेक्शन। अच्छा अब जरा वक्त कम है, बिल्कुल आपकी बात आ गई। न्याजी साहब क्विकली उनके मैंडेट को भी तस्लीम करें जी। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं वो वक्त कम है ना, वो जवाब नहीं दे पाएंगे फिर। मेरी गुजारिश सुन लेना, फिर जवाब दे दे। आज आप तालिबान को भी इजाजत दे दे, फिर कल को आप टीवी पे ना ठीक है भाई, तालिबान को इजाजत आप दे देंगे, उनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद जो दोबारा से मसाइल पैदा हो जाएंगे, अब नहीं होना चाहिए। न्याजी साहब फरमाइए। वो भी जीत सकते हैं। फिर मैं देखता हूं कि तालिबान जीतती है, तो बात ये नहीं है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान हमेशा, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जी न्याजी साहब निकालना होगा ना उनके ना उनसे। जी यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। मैंने बड़ी कोशिश की न्याजी साहब से ब्रेक से पहले ही जवाब ले लूं, लेकिन नहीं ले सका। एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम में। अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इरफान काठिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।